तो दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि वन पीस का चैप्टर नंबर 1153 आ चुका है, जिसका नाम है द बर्थ ऑफ लोकी। हमें इस चैप्टर में लोकी के पास्ट के बारे में बताया गया है, कैसे लोकी अपने समय का सबसे रोस्ट प्रिंस बन के रह गया है। और इस चैप्टर में ये भी पता चलता है कि कैसे लोकी इतना ओवरपावर्ड हो चुका है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि क्या सच में हार्लैंड एक अच्छा आदमी था, जहाँ मैंने पिछले चैप्टर में हार्लैंड को कितना बुरा बताया था। अब इस चैप्टर ने मुझे दोबारा सोचने में मजबूर कर दिया है कि 14 साल पहले आखिरकार एल्बाफ में क्या हुआ था। और ये तो कुछ नहीं, इसके साथ साथ रेड लाइन के बारे में बताया गया है, जिसने वन पीस के वर्ल्ड को पूरा चेंज करके रख दिया है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है सूरज गुप्ता और आपके मेरे चैनल एंडिंग अनलॉक में स्वागत है। और हाँ भाई साहब, अगर आ गए हो तो सब्सक्राइब भी करके चले जाना, या फिर मुझे वो आंटी वाला मीम लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन पीस के चैप्टर नंबर 1153 को। सबसे पहले हम इसके कवर स्टोरी को देखते हैं, जिसमें यामाटो कीकू से मिलती है। इस समय कीकू रिंगू की रूलर बन चुकी है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है अपनी यामाटो ने पूरा वानों को कवर कर लिया है। अब हम अपने मेन चैप्टर पे कंसंट्रेट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डोरी, ब्रोगी और हार्लैंड को। हमें पता चलता है ये तीनों बचपन से ही एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं। हार्लैंड के अंदर एशियन जायंट का ब्लड होने के कारण वो इन दोनों से हाइट और पावर दोनों चीज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी कारण पूरे एल्बाफ में हार्लैंड को कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे हार्लैंड दूसरी कंट्री में जाकर उससे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो अपनी ठड़क को कम कर सके। और वैसे भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे वो सिर्फ एक प्रिंसेस को देखने के चक्कर में उस कंट्री को पूरा तबाह कर देता है। हार्लैंड को एल्बाफ के बाद का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था, क्योंकि उस समय एल्बाफ के बाहर के लोग बहुत छोटे और कमजोर हुआ करते थे। इसी जर्नी के बीच में वो न्यू वर्ल्ड की एक जगह पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है द किंगडम ऑफ बर्न, जहाँ पर वो एक जायंट को देखता है जिसका नाम एडा होता है, जो कि सर्कस की एक केज के अंदर बंद होती है, जो लोगों को एंटरटेन कर रही होती है। जिसे देखकर हार्लैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है कि कैसे एल्बाफ के एक जायंट को इन लोगों ने केज में रखा है। हार्लैंड गुस्से में आकर वहाँ पर अटैक कर देता है। वो लड़की उसे कहती है, तुमने ये क्यों किया? हार्लैंड एडा से कहता है, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं एल्बाफ का राजा हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। एडा हार्लैंड के मुंह पर एक बहुत तेज चाटा मारती है। उसके चेले हार्लैंड से कहते हैं, ये क्या हुआ अवर मैजेस्टी? हार्लैंड एडा को अपनी शिप पर बैठाकर एल्बाफ ले जा रहा था। एडा कहती है, इस शिप को घुमाओ और मुझे उस आइलैंड पर ले चलो, मुझे उन लोगों से माफी मांगनी है। हार्लैंड गुस्से में एडा से कहता है, तुम्हें उन छोटे लोगों से माफी क्यों मांगनी है? तुम्हें उन छोटे लोगों के किंगडम में क्यों जाना है? इतने में एडा उसके मुंह पर एक और जोर से मुक्का मारती है और कहती है, उन्हीं लोगों की वजह से मैं आज जिंदा हूं। जब उसका शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, तब उन लोगों ने उसको बचाया था और उसका ट्रीटमेंट किया था, और जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई, तब तक उसने उसका ख्याल रखा। और वो सर्कस में अपनी मर्जी से काम कर रही थी, ताकि उनका सर्कस एक जायंट के नाम पर चल सके, वो उन लोगों की मदद कर सके। एडा रोते हुए कहती है कि जो तुम्हें ये सारे लिटिल डॉल लगते हैं, तुझे स्ट्रेंथ मिली क्योंकि तू एल्बाफ में पैदा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने से छोटे के बंदर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एल्बाफ हार्लैंड को ये भी कह देती है कि सिर्फ तुम जैसे छोटी सोच के कारण आज एल्बाफ इतनी लिमिटेड एरिया में ही सीमित रह गया। फिर हम एडा को टाउन वालों की मदद करते हुए देखते हैं। हार्लैंड के क्रू मेंबर उससे पूछते हैं कि क्या अब हम यहाँ से चलें? फिर हार्लैंड उनके ऊपर चिल्लाकर कहता है कि जाकर उनकी मदद करो। ये सब सुनकर सारे जायंट भागते हुए ह्यूमंस की मदद करने चले जाते हैं। ह्यूमंस के आर्किटेक्चर को देख हार्लैंड हैरान हो जाता है। फिर सारे मिलकर खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। फिर ये सब लोग मिलकर एक सबसे अच्छा मूवमेंट करते हैं, द निका डांस। फिर हम देखते हैं एडा किंग हार्लैंड को कहती है कि हमें सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फिर वो और एडा दोनों शिप में जाते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत कर देते हैं। इस जर्नी के दौरान हमें पता चलता है कि एडा साउथ बिली के किसी आइलैंड की रहने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं हार्लैंड एडा से कहता है, दैट मीन यू हैव क्रॉस्ड द सर्पेंट ऑफ ब्लड, मतलब तुमने सर्पेंट ऑफ ब्लड को क्रॉस किया है। तो एडा कहती है, रेड लाइन? हाँ, मैंने उसे क्रॉस किया है, लेकिन अब मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती। फिर हमें एक और टाइम स्किप दिखाया जाता है, जो कि 105 साल पुराना होता है। हम देखते हैं कि किंग हार्लैंड अपने सारे बुरे कामों से छुटकारा पाना चाहता है और अपने पड़ोसी के नेशन के साथ ट्रेड करना चाहता है और अपने व्यवहार को अच्छा करना चाहता है। हार्लैंड अपनी जनता से कहता है कि अब हम अपने सारे के सारे क्राइम को बंद कर देंगे। ये सब सुनकर वहाँ के रहने वाले लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तब हार्लैंड उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा किंग हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो उन लोगों से ये बात भी कहता है कि वो अपने पड़ोसियों के नेशन से मदद लेगा कि वो आकर एल्बाफ को और भी ज्यादा डेवलप कर सके। फिर वहाँ जनता कहती है कि हम सब तो मान जाएंगे, पर डोरी और ब्रोगी का क्या? वो लोग तो हरदम लड़ते ही रहेंगे। तो हार्लैंड कहता है कि मैं उन लोगों से पर्सनल जाकर मिलूंगा, तुम सब लोग चाहे कुछ भी कहो, पर डोरी और ब्रोगी से अच्छा ह्यूमंस को और कोई नहीं जानता है। जारुल और जोरुल ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, यहाँ पर ये चल क्या रहा है।
और हार्लेन इतना बदल कैसे गया है। हम देखते हैं कि अब एडा भी हार्लेन के साथ रहने लगी है। हमें फिर से एक और टाइम स्किप दिखाया जाता है। ये टाइम स्किप ये 81 ईयर ओल्ड का है। हम देखते हैं कि एडा और हार्लेन को एक बच्चा हुआ है जिसका नाम हजरुद्दीन है। फिर हार्लेन एडा से शादी करने को कहता है, लेकिन वहाँ के बड़े लोग इस चीज से साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि एडा कोई भी एशियन जायंट ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती है और वो लोग अपने रिचुअल्स को तोड़ने वाले नहीं है। फिर एडा भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, वो वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करती है और इस चीजों को बदलना पॉसिबल नहीं है। फिर एडा कहती है मैं रॉयल प्लेस में न रहकर गाँव में आराम से जिंदगी बिताऊंगी। फिर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि हार्लेन से शादी करने जा रही। हमें इसका नाम लेडी एस्टेड बताया जाता है। एस्टेड को इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि इसके अंदर एशियन जायंट का प्योर ब्लड है और ये एल्बाफ की क्वीन बनने के लिए प्योरली सुटेबल है। एस्टेड एल्बाफ के अल्कोल विलेज में पैदा हुई थी और ये अर्थ विंड आर्ट की स्टूडेंट है। मतलब वो जो हाथ पढ़ के जो बता देते हैं वो लोग। एस्टेड हार्लेन से कहती है कि तुम उस ईस्टर्न वुमेन को भूल जाओ, यहाँ पर मैं आपको अब पूरी जिंदगी भर प्यार देने के लिए आई हूँ। एस्टेड सबको ऑर्डर देते हुए कहती है कि कोई भी एनर्जी ईस्ट की तरफ नहीं जानी चाहिए, उन सबको बंद कर दो और सारे के सारे विंडो को बंद कर दो।